क्या हाल है साथियों। मैं हुई काश तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 27 जनवरी का करंट अफेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों में, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे जो भी मोस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वाला करंट अफेयर। और आज के जो टॉपिक्स हैं बेहतरीन वाले, वो कौन से हैं? स्कॉटिश लीडर जो है लीगल रिफरेंडम चाहते हैं, ये चाहती हैं एक्चुअली। और ये जो है हम लोगों ने पहले भी इसको कवर किया था। इस पे आगे क्या हुआ ये जानेंगे। केपी शर्मा ओयला 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 ये जो है इनको हटा दिया गया है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक, और ये जो है मतलब प्रो चाइना हो रहे थे, इन्हीं के पार्टी वालों ने इनको निकाल दिया है। पूरी जानकारी देखेंगे आगे अभी न्यूज में। ठीक, आयुष्मान भारत सशस्त्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए लागू कर दिया गया नई योजना है। ईपीएफओ वालों देख लो, जहां पे भी पेंशन, बीमा, इंश्योरेंस ये सब आ जाए ना, तुरंत बिल्कुल आंखें चौड़ी कर लिया करो। कोविड ने असमानताओं को गहरा किया है, ये किसने बोला, क्या बोला, क्या है पूरी खबर जानेंगे। आरबीआई सजेस्टेड टफर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बता दीजिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। और आज जो दिन है 27 जनवरी, वो उसको कौन से वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। यूपीएससी यूपीपीसीएस जो है उसमें तो 2 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकास्ट डे से संबंधित है। जर्मनी में हिटलर जब था तो वो लोगों को, नाजी जो थे वो यहूदियों को, यानी कि जो ज्यूज थे उनको ले आके होलोकास्ट, उसने कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे, वहां पे आके उनके ऊपर अजीब अजीब टेस्ट करता था और सारी चीजें, मतलब होलोकास्ट का नाम दिया गया था। तो उसको 27 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव यानी कि कमेमोरेशन डे भी होता है। ठीक, आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जेंटल रिमाइंडर कि ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप, यूपीएससी 2021 का भी कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, ठीक, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और वीकली टेस्ट ईपीएफओ में भी होते हैं। और आपका स्टडी मटेरियल कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेगा। और ये सब आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। और इसके अलावा डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें आपके लिए जो है कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। कभी भी आपको कोई भी डाउट हो आप पूछिए, पर्सनली आपको वहाँ पे गाइड किया जाता है। अगर आप लोग एडमिशन लेना है तो 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले आज के टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पे स्कॉटिश लीडर जो है नेता द्वारा कानूनी जनमत संग्रह की बात करी गई। रेफरेंडम क्या होता है कि किसी एक क्वेश्चन पे, मान लीजिए इसमें ये कहना चाह रहे हैं, यहीं का बता देते हैं इसी संदर्भ में, कि स्कॉटलैंड आपका यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहता है। इस पे रेफरेंडम होगा। जो पॉपुलेशन है वो या तो हाँ में जवाब देंगे या फिर ना में जवाब देंगे। जिसका भी 50% से ज़्यादा जो है वोट आएगा वो उस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही ब्रेक्सिट में हुआ था। ये वाला रेफरेंडम है अलग, इसमें यूनाइटेड किंगडम से स्कॉटलैंड जो है वो अलग होना चाहता है। उसकी मांग कर रही हैं वहाँ की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जियन। ठीक, स्टर्जियन जो है ये मांग कर रही हैं इसका। और इन्होंने ये देखा है कि अभी, हालांकि पीछे भी ये देखा गया है कि सी प्लान टू होल्ड अ लीगल रेफरेंडम ऑन, मतलब अगर ये रेफरेंडम पास हो गया तो लॉ लाया जाएगा, ये वाली बात है। ऑन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। अभी वेस्ट मिनिस्टर अपोजिशन होने, मतलब पार्लियामेंट जो ब्रिटेन की है, उन्होंने इसका अपोज किया था कि भैया क्यों अलग हो रहे हो, अभी तो हम ब्रेक्सिट से अलग हो गए हैं, आपकी इकोनॉमी सब सही कर दें, क्यों परेशान हो, चिंता ना करो। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अभी हमने एक पोल कराया था, ठीक, और जैसे कि मान लीजिए कहाँ पे हुआ था, पहले पोल अभी बताता हूँ। वहाँ पे देखा गया कि मेजॉरिटी चाहती है कि हम अब ब्रिटेन से अलग हो जाए। ठीक, तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ठीक, और ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से अब जो है स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है। उसकी डिमांड कौन कर रही है? निकोला जी कर रही है, जो कि वहाँ की पहली मिनिस्टर हैं। ठीक, तो ये वाली सारी बात है। और इसमें आप देख ले वो कर लेते हैं, आपका फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो है जनमत संग्रह जो हुआ था 2014 में हुआ था, उसमें 55% मतदाताओं ने स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में बने रहने के लिए कहा था। ठीक, लेकिन अब फिर से मांग उठ रही है कि भैया किया जाए, और ऐसा देखा जा रहा है कि शायद अलग होना चाहते हैं। अभी न्यूज़पेपर में पोल हुआ था, वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम रहना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कहा तो है उन्होंने कि हम अलग इंडिपेंडेंस चाहते हैं,
लेकिन इसमें एक चीज़ देखी गई है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओनली 22% थॉट एन इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड वुड बी बेटर ऑफ इकोनॉमिकली, फिर भी 22% लोग जो है, मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें 50% से ज़्यादा लोग ये तो चाहते हैं स्कॉटलैंड जो है ब्रिटेन से अलग हो जाए, लेकिन उनको उसमें से भी 50 में से 22 लोग ये जानते हैं या ये कहते हैं कि भाई साहब हम अगर अलग भी हो गए तो इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था जो है हमारी सुधरेगी नहीं। ये है कहने वाली बात। ठीक, सारी चीज़ें यही हैं। ब्रेक्सिट कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी जो है स्कॉटिश अलग होना चाहता है। 22% ये कहते हैं कि भैया जो बोरिस जॉनसन है यूनाइटेड किंगडम के अभी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काम तो किया है, लेकिन इस जो स्टर्जियोन है ये निकोला, ये अगर करती तो 61% लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा अच्छा पैंडेमिक से निपट सकती थी। और ये जो पोल में पाया गया है कि 53% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि स्कॉटलैंड इनसे अलग हो जाए। ठीक, स्कॉटलैंड अलग होकर रिज्वाइन कर ले यूरोपियन यूनियन को, मतलब आप समझ रहे हो, ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, ठीक, और ब्रिटेन से अलग होकर स्कॉटलैंड आपका जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहता है, ये है बात। ठीक, व्हेन डिड स्कॉटलैंड, अच्छा स्कॉटलैंड ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, फिर आपको आज ये बता दे रहा हूँ। 1707 में जब औरंगजेब जो थे वो दोजक चले गए थे, तो उनका उस टाइम पे क्या हुआ कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वालों ने एक ट्रीटी करी और साथ में जुड़ गए, एक ही पार्लियामेंट बना लिया गया। ठीक, इसका मेन रीज़न ये था कि इंग्लैंड को डर था कि स्कॉटलैंड के साथ अगर नहीं जुड़ेंगे तो क्या है कि वो फ्रांस का साथ दे देगा, और फ्रांस से जो है इसकी इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी, तो दिक्कत हो जाती है। अब इंग्लैंड ने देखा कि ये अभी स्कॉटलैंड मजबूर है, ठीक, क्योंकि स्कॉटलैंड अपनी पनामा जो है ना, साउथ अमेरिका में आपने सुना होगा, पनामा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, सेंट्रल अमेरिका को, सॉरी, तो एक पनामा करके है जगह, तो वहाँ पे कॉलोनी बनाना चाहता था, वहाँ पे जो है स्कॉटलैंड फेल हो गया कॉलोनी बनाए, तो काफ़ी वो उसके बाद लोन वोन हो गया, तो लोन का उसने कहा कि हम तुम्हारा लोन चुकता कर देंगे, एक काम करो स्कॉटलैंड वाले भैया तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। ठीक, उन्होंने इसके फ़ायदा उठाया मजबूरी का, और फिर जो है अपने साथ जोड़ लिया, और फ्रांस से जो है फिर मतलब ये जब इनके साथ ही जुड़ जाएंगे, एक ही पार्लियामेंट बन जाएगा, तो फिर नहीं होगा, ये मेन चीज़ थी। ठीक, और इसमें जो है यही स्कॉटलैंड नीड ने इकोनॉमिक बूस्ट और फील्ड पनामा बनाना चाहते थे, साथ में इंग्लैंड के साथ एग्री हो गया, दोनों की पार्लियामेंट एक हो गई, एक नेशन बन गया। ठीक, इसकी मैपिंग अक्सर हम लोग पहले फिर भी कर चुके हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। कुछ इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, फ्रांस, और ये देखिए डोवर यहाँ पे चेंज करता है कल ही। फ्रांस और लंदन को कौन अलग करता है? डोवर यहाँ पे जगह है वो करता है। ठीक, आपका जो है ये जो आपका आयरलैंड है, रिपब्लिक आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं आता, लेकिन नदर्न आइलैंड आता है, ध्यान रखना। ठीक, आइलैंड ऑफ, ये आयरलैंड हो गया, और ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड ये हो गया, स्कॉटलैंड ये है। ठीक, वेल्स आपका ये है, इंग्लैंड ये है, ये सब मिलके जो है आपका क्या बनाता है? यूनाइटेड किंगडम। अगली जो न्यूज़ है बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, ऑयला 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 वाली, कि केपी शर्मा ऑयली जो थे, इनकी जो है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही थी, इन्होंने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी वहाँ की जो कहा कि हम अभी ख़त्म कर रहे हैं अपना रूल, और हम फिर से देखेंगे आगे क्या करना है। इस पे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही गत कुछ स्प्लिंटर सेल, कुछ ग्रुपिंग हो गई। ठीक, समूहबाजी हो गई जो है, और उसके लीडर कौन थे? पुष्प कुमार दहल या फिर प्रचंडा, और जो है इसकी साथ ही साथ इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे माधव कुमार नेपाल, इन दोनों को गुस्सा आ गया कि अबे यार ये तो अपनी ही चला रहा है ये ऑयली, और जो है चाइना की इसको बैकिंग क्या मिल गई, चाइना के बहुत प्रो है ये ऑयली जो है। ठीक, इंडिया के खिलाफ बहुत काम कर रहा था, हालांकि वैक्सीन के लिए हाथ फैलाए थे इसने हमसे, लेकिन मतलब कि ये थोड़ा दोगला टाइप का इंसान है, तो अंदर ही से देखिए घात हो गया इसके ऊपर, और इसको इन्हीं की मतलब ये अभी तक था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अभी इनकी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया है। तो ये चीज़ है पूरी चीज़, और इसमें जो है मतलब अब आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसमें देखिए कैसे क्या होगा, ये भी देखेंगे आगे। ठीक, तो देखिए इसमें ये देखा गया है कि दिसंबर 20 को जो है इसने ओली ने संसद को भंग कर दिया। ठीक, वहाँ की जो लोअर हाउस होती है, जो पार्लियामेंट जैसे अपना संसद है, उसका लोअर हाउस का नाम है लोकसभा, उनके यहाँ क्या नाम है? प्रतिनिधि सभा। ठीक, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। उन्होंने मतलब ये इसको भंग करने पे प्रचंडा और नेपाल ये गुस्सा हो गए, उन्होंने नहीं माना, और प्रचंडा और नेपाल ने ये कहा कि यार तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब अपनी चला रहा है, हमको कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ठीक, डिक्टेटोरियल मैनर में काम कर रहा है, और बहुत आगे निकल गया, हमसे बिना पूछे निकलेगा, रुको अभी बताते हैं तुझे। ठीक, तो इसके बाद इलेक्शन टू द पार्लियामेंट जो है अब ड्यू है 30 अप्रैल मई 10 तक चलने वाले हैं 2021 में, उसमें देखा जाए क्या है। अच्छा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है अभी हुई है, बहुत ही हुई थी, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी है, 17 मई 2018 को हुई थी, और इसका गठन 2 वामपंथी यानी कि साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों की जरिए की गई है। एक का नाम है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी,
मार्क्सवादी, ठीक, मार्क्सवादी और लेनिनिस्ट का नाम है, ठीक। दूसरे का नाम है माओइस्ट। माओइस्ट आपको मालूम होगा चाइना के थे, और मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। लेनिनिस्ट आपके रशिया के हैं, ठीक है ना। तो इनको जो है मिला के बनाई गई है, और इसमें जो है आपका रूलिंग, इट इज़ द रूलिंग पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है रूलिंग पार्टी, और ये लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है साउथ एशिया में, ठीक। सार्क वाला आपको याद है ना, सार्क कंट्रीज में कौन कौन सा आता है, BBIN मैप्स, याद है ना ये शॉर्ट फॉर्म, ये यार लिख लेना एक जगह, ठीक। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ठीक, आपका जो है फिर मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये श्रीलंका, ठीक। और ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में। सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा बताओ, ठीक। सेकंड पे कौन सा है भी बताओ। अब नेपाल से देखिए कौन कौन से बॉर्डर हमारे छूते हैं, उत्तराखंड, ठीक, आपका यूपी पड़ता है, और यूपी के बाद जो है आपका देखिए यहाँ पे ये सिक्किम तो है ही है, ठीक। क्या आप लोग ये बताना है क्या वेस्ट बंगाल यहाँ पे टच कर रहा है क्या नेपाल से, चलिए ये चीज़ जरूर बताइएगा, ठीक। अच्छा, यूपी में, यूपी PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे नेशनल पार्क है एकमात्र पूरे यूपी का, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक। यहाँ पे किशनपुर टाइगर रिजर्व भी है, और साथ ही साथ जो है पीलीभीत जो पड़ता है वहाँ पे भी ये टाइगर रिजर्व है। पटना में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। जो कई सारी नदियाँ आती हैं, जैसे यहाँ पे काली नदी है जो कि आपका एक नेचुरल बॉर्डर है, उत्तराखंड यानी इंडिया को और नेपाल को अलग अलग करती है। यहीं पे अभी पीछे बवाल मचा था जब नेपाल ने मैप वैप अपना बदल के और कहा था ये हमारी जगह है, ठीक। उस जगह का नाम क्या है, क्या कोई बता सकता है, थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग अगर चाहोगे तो हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ आई है, नई योजना जोड़ दी गई, EPFO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सरकार जो है योजना जोड़ती है हमारे ऐसे कंपटीशन की तैयारी कराने वाले और करने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें और ज़्यादा काम बढ़ाती है, लेकिन ये लेटेस्ट हो सकता है, पूछ ले तो हम लोग पढ़ेंगे तो कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF, ठीक, आपका जो है के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये फैमिली को दिया जाता है। अब ध्यान सुनना, फैमिली में भी कितने मेंबर होंगे ये कोई भी डिफाइंड नहीं है कि सिर्फ 5 कोई देंगे, ठीक। उनकी एज क्या है ये भी कोई जरूरी नहीं, कितने भी लोग हों, किसी भी एज के हों, कोई भी जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पैदा, ठीक। अब इसमें जो है उसके बाद क्या है कि 5 लाख रुपए तक का जो है बीमा मिलता है, 5 लाख रुपए तक का, और उसमें भी आप सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स में जाके, दोनों ही, चाहे वो सार्वजनिक या पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों में जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल इस योजना के साथ एम्पैनल्ड होने चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं है आप किसी भी जो है सेकेंडरी और टर्शरी वाले हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर पहुंचे और आपने कहा चल बे तैयारी चल इलाज कर बहुत हो गया, ऐसा नहीं। उन हॉस्पिटल्स को इम्पैनल्ड होना पड़ेगा, ठीक, आपको इस योजना के साथ में, ठीक। करीबन देश के 10.74 करोड़ फैमिलीज की बात हो रही है, और अगर ऑन एन एवरेज अगर आप मानो तो 5 लोग अगर फैमिली में मेंबर हैं तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमा योजना है मेरे भाई। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, ये एक तरीके की सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है, ठीक। क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो पॉवर्टी है वो इसलिए है क्योंकि जो लोग जो गरीब हैं उनको मान लीजिए बीमार पड़े और इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसका जो है फिर से गरीबी में आ जाते हैं, और उसमें कहीं उन लोगों ने लोन वोन ले लिए तो साहूकार सूदखोर जो ये होते हैं वो इतना ज़्यादा उनसे ब्याज लेते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो है लोन उतारने में ही पूरे पॉवर्टी में रह जाते हैं। समझ में आई बात। अब ये वाली स्कीम जो है CAPF के जवानों के लिए भी चालू कर दी गई है। CAPF जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, और अभी अमित शाह जी ने इसको किया है, कई लोग को कार्ड भी इसके दिए हैं। ये है पूरी बात, समझ में आई चीज़। इंटरलिंकिंग करोगे मौज में आ जाओगे। अच्छा, 10 लाख जो पर्सनल हैं CAPF को, उनको जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा। और इसमें कौन कौन से लोग को जो है फ़ायदा मिलने वाली बात है, पर CAPF के, आसाम राइफल्स के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक, इनको सबको जो है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जय जय जन आरोग्य योजना, ठीक,
ये वाली हो गया। उसके वहीं आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड भेजे साथ अमित शाह जी ने। और स्कीम जो है जॉइंट इनिशिएटिव है होम अफेयर का, और जो है कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होता है सीएपीएफ का और फैमिली मेम्बर्स का भी। ठीक। और इसमें ये पीएमजे का मैंने आपको बता दिया, 5 लाख तक का दिया जाता है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कम वो है स्कीम है। और इसमें जो है पब्लिक प्राइवेट दोनों एम्पैनल्ड होने चाहिए। साथ ही साथ जो है कैशलेस होता है, आपको ये नहीं कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। 10.74 करोड़ से अधिक यानी 50 करोड़ लाभार्थी हैं इसके। और इस योजना के तहत जो है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है, मान लीजिए आपने जब ये ज्वाइन करी, यानी योजना में आपको जोड़ा गया, बेनिफिशियरी बनाया गया। अच्छा, बेनिफिशियरी कौन होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट बताती है, ठीक, आइडेंटिफाई करके। तो मान लीजिए आपको पहले से कोई बीमारी थी तो उस बीमारी को भी इसमें जोड़ लिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस स्कीम को ज्वाइन करने के बाद जो बीमारी होगी उसी को खाली ट्रीटमेंट होगा, नहीं, पहले से भी जो है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वहाँ स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सही करके आओगे कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली, एज, जेंडर का। और इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आप गए, आप जो है मान लीजिए आज भर्ती हुए, ठीक, आप नहीं, मतलब कोई भी, भगवान करे आप कभी ना हो, ठीक, और कोई भी ना हो भर्ती, इंश्योरेंस जो है किसी की जरूरत ना पड़े, सभी खुश रहें। तो देखिए इसमें क्या है कि आपकी जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन की डेट मान लीजिए आज की है, ठीक, तो उससे 3 दिन पहले तक और 15 दिन बाद तक के जो भी डायग्नोसिस और जो है मेडिसिन के होते हैं पैसे, वो सब भी जोड़े जाते हैं। तो अगर पूरा मिला के अगर आपसे कह दे कि 18 दिन का जो है पहले और बाद में होता है, तो क्या ये सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। और इसमें जो है ये, अच्छा, ये पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जा सकते हो। जम्मू कश्मीर का आदमी केरला जा सकता है, ये नहीं है कि वो वहीं उसी स्टेट में लेगा। समझ में आएगी पूरी बात? अच्छा, अब जो है यहाँ पर हम अपने अगले वाले मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक, और प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकता है। एक नई रिपोर्ट आई है बड़ी अच्छे नाम से, उसका नाम है इनइक्वालिटी वायरस। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करूँ मैं तो उसका नाम होगा असमानता विषाणु। ठीक। तो ये किसने, ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, उसने रिपोर्ट निकाली। और इसमें क्या चीज़ उन्होंने देखी है कि कोविड की वजह से जो असमानता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है भारत के परिप्रेक्ष्य या फिर पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो। उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो लोग अमीर हैं थे कोविड से पहले, वो और ज़्यादा अमीर हो गए, और जो लोग गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। ठीक। इससे रिलेटेड देखो, पहले एक हम लोग कहावत सुनते हैं ना कि जब आंधी आती तो बड़े पेड़ सबसे पहले गिरते हैं, ऐसा सुना था ना। लेकिन जो घास फूस होते हैं वो हमेशा जो है लहलहाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस आंधी में या फिर अभी देखा गया है, जो लोग बड़े हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं। ये एक थोड़ा सा मतलब, अब क्या कह सकते हैं, इसमें यह है कि सेविंग वेविंग जरूर करिए आप लोग। हमेशा ये मत सोचिए, हमेशा जब भी आपको मान लीजिए 10 रुपये मिले तो आप उसमें 2 रुपये जोड़ रखिए। मतलब जो भी आप कमाएं उसका 20% आपको जो है सेव करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम मी। अगर आप चाहें तो करिए, हमेशा काम आएगा। ठीक। इनइक्वालिटी वायरस नाम से है, फोर्सिंग मिलियन। इन्होंने कहा है कि कई सारे इंडिया में जो है उनकी जॉब चली गई, कई सारे लोग पुअर हो गए, और जो रिच थे वो 35% तक उनकी रिचनेस, उनकी अमीरता 35% तक बढ़ गई है। कितनी, देखें आप, मतलब क्या ही कहा जाए। और इसमें कहा गया है कि जो रिपोर्ट, जो इंडियन बिलियनियर्स हैं, यहाँ पे हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं सारी चीज़ें, कि जो अरबपति हैं, भारतीय अरबपति, वो लॉकडाउन के समय में 35% तक की वृद्धि दर्ज कर रही, और 2009 से अगर देखा जाए तो 90% तक की उन्होंने जो है वृद्धि दर्ज करी है, जो कि करीबन 422.9 बिलियन यूएस डॉलर की कुल संपत्ति के दौरान है। और इस तरीके से भारत जो है छठे स्थान पे मतलब छठे स्थान पर आ गया है पूरे वर्ल्ड में बिलियनियर्स और इन सब में। इस तरीके से चेक किया जाए तो यूएस, चाइना, जर्मनी, रशिया, फ्रांस के बाद। ठीक। ऑक्सफैम के जो कैलकुलेशन उससे ये देखा जाए कि मार्च में करीबन इन्होंने बोला है कि जो इंडिया के टॉप 100 बिलियनियर्स हैं, 100 अरबपति जो हैं, उनके फॉर्च्यून इंक्रीज हुए हैं। मतलब प्लीज़ आप जीरो मत जोड़ना यहाँ पर, मतलब नहीं जोड़ पाओगे, मैं कह रहा हूँ। ₹2.97 ट्रिलियन मनी इन लोग का बढ़ गया है, जो कि अगर वो चाहें, इतना ज़्यादा बढ़ गया, और इस पैसे को अगर वो चाहें तो 13.8 करोड़ पूरेस्ट इंडियंस को अगर हर
बंदे को जो है 94,000 रुपये करीबन दे सकते हैं चेक में। इतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 100 बिलियनियर के पास में पैसा है। इनइक्वालिटी दिख रही है ना, समझ में आ रही है बात। ठीक, अब तुम एक चीज़ समझना, मैं एक एग्जांपल, अब देखो एनालिसिस वाली जो चीज़ होती है वो बताता हूँ। आप जो गरीब है, ठीक, या फिर जो किसान है, समझना मेरी बात, किसान की एमएसपी बढ़ाने में 5% बढ़ाने में इन लोगों को बहुत हो जाती है दिक्कत। लेकिन वही अमीर जो है 35% 6 7 8 महीने में जो है करते हैं अपनी इजाफा अपनी अमीरता में। तो आप समझ रहे हो, तो जो ये पैसा नहीं बढ़ पा रहा है एमएसपी का, वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ बात समझ में आई मेरे भाई? ठीक, ये है सच्चाई। तो देखिए, अब देखिए इसके विपरीत ये देखा जाए तो हर घंटे अप्रैल 2020 से हर घंटे 1,70,000 पीपल की जॉब चली गई। बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या किया जाए, लोग कुछ होने पर सरकार को हमें अपने मतलब हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं या किसका प्रतिनिधित्व करते हैं थोड़ा समझना जरूरी हो गया है। और ये इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इनफॉर्मल जो असंगठित या फिर अनौपचारिक जो कार्यबल है, वो सबसे ज़्यादा उसको वो हुआ है, दिक्कत हुई है। ठीक, इम्पैक्ट वहीं एजुकेशन में ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी धन्ना सेठों की कमी नहीं है, कि ज़्यादातर जो है ऑनलाइन एजुकेशन चली गई है। ऑनलाइन में भी जो ये बड़े बड़े तथाकथित जो प्लेयर्स हैं पूंजीपति वाले, उनको तो बहुत ज़्यादा, वो लोग क्या है कि हर चीज़ का पैसा और सब मांगते हैं। तो इसमें क्या है कि और ज़्यादा असमानता बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2%, अच्छा जैसे 100% अगर पॉपुलेशन है तो उसमें आखिरी की जो 20% गरीब जनता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3%, इस 20% 3% की बात हो रही है, 3% की, तो उनके पास कंप्यूटर है और 9% के पास ही सिर्फ इंटरनेट है। तो जिनके पास इंटरनेट, जिनके पास कंप्यूटर ही नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे भैया ऑनलाइन? समझ रहे हो बात? और इसमें कुछ ही कुछ धन्ना सेठ टाइप के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं जो कि जो है उसको पूरा पूरा जो मार्केट कैप्चर किए ले रहे हैं। तभी तो हमारे जैसे लोग अभी भी हैं, हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है जो पूरी की पूरी तैयारी यूट्यूब पे फ्री में आप लोग के वीडियो के जरिए करवा रही है। ठीक, अगर लेकिन ये मोनोपोली अगर वाले जीत गए, एकाधिकार इन लोग का हो गया, तो आप समझ लेना कि क्या होगा। गरीबों तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। ठीक, तो देखिए इम्पैक्ट क्या हुआ है जेंडर डिस्पैरिटी पे, कि भैया व्यूमन जो है उनका जो बेरोजगारी का दर है वो 15% था पहले, अब 18% हो गया है, मतलब ज़्यादा बेरोजगार हो गई महिलाएं। और इससे जो है इंडिया की जीडीपी पर करीबन 8% का लॉस होगा, यानी कि अगर इसको जोड़ा जाए तो 218 बिलियन डॉलर का लॉस होगा। यूएस डॉलर की बात हो रही है, एक यूएस डॉलर जो है 72 रुपये का है। ठीक, जोड़ना मत, मतलब घबरा जाओगे आप। ठीक, अभी देखिए स्वास्थ्य सेवा पे प्रभाव भी पड़ा है। इसमें ये कह रहे हैं कि भैया जो भी सोशियो इकोनॉमिक का डेटा तो उन लोगों ने रिलीज़ नहीं किया भारत की गवर्नमेंट ने, तो हम ये समझ नहीं सकते हैं कि भाई एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर जनरल में किस तरीके से प्रभाव पड़ा है कोविड का, क्योंकि डेटा ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तो कैसे, या फिर है ही नहीं उनके पास डेटा। बट इंडिया का जो है, इंडिया में दुनिया का कोविड अगर पॉजिटिव केसेस देखे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ट्रम्पू के, जहाँ पे ट्रम्पू को निकाल दिया गया है। इम्पैक्ट क्या हुआ? पुअर कम्युनिटीज़ पे, जो गरीब समुदाय हैं उन पे तो बहुत ही भयंकर जो है वो हुआ है, और मतलब काफ़ी परेशान है। पुअर सैनिटेशन, और मतलब अच्छी जगह नहीं रह रहे हैं, और इसमें मतलब बहुत ही मतलब कोविड ने उखाड़ फेंक दिया है, तो सेविंग करना बहुत जरूरी, मेन चीज़ है ये। अच्छा, यहाँ पे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आप लोगों ने कमेंट जरूर कर दिया होगा मुझे मालूम है, अभी तक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनके लिए रेगुलेशन की बात करी गई और 4 स्ट्रक्चर बनाए गए। ठीक, अब मान लीजिए ABCD, तो ये बेस लेयर है। ठीक है, अभी चलो बताता हूँ। ठीक, उस पर अलग अलग लेवल पे है। अब देखो सिंपल चीज़ ये है कि बेस लेवल के पास जो सुपरविज़न है या फिर जो भी उनके ऊपर देख रेख की जाएगी वो कम होगी, और धीरे 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 बढ़ती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे जो है ऊपर होते रहेंगे। इनके पास ये कम लेवल के हैं, कुछ बड़े बड़े जो NBFCs हैं उनका होगा। अच्छा, ये कंपनीज होते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ये लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है। समझ में आ गई बात?
तो ये वाली सारी बातें हैं इसमें। देखिए एनबीएफसी के मैंने पहले भी आप लोग बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो वाला गाना आता है ना, जब घर में पड़ा है सोना तब काहे कोरोना। तो वो वाली जो है क्या है कि आपका सोना ये लोग धर लेंगे और उसके बाद उसके एवज में आपको कुछ पैसा देंगे। अगर आपने पैसा वापस किया तो ठीक है, नहीं तो वो सोना इनका हो जाता है। ठीक, तो ये पूरे बैंक की तरह तो नहीं होते हैं। बैंक जो होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, वो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल्ड 2 में होते हैं। लेकिन ये पूरे ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं एनबीएफसी। ठीक, ये जो है आपका कोई जमा वो नहीं लेंगे, मतलब आपके पास ड्राफ्ट और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं चेक वेक का। ठीक, ये सिंपल जो है आपका आपसे सोना या फिर कुछ और चीज़ें लेके एक जगह पैसा लेके आपको फाइनेंस करते हैं। जैसे कि बिजली के लिए आपको बता दूं तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है। तो ये रूरल एरियाज़ में जो भी बिजली हो जानी है तो उसके लिए फाइनेंस करते हैं, ये भी एक एनबीएफसी है। इसी तरीके से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये इंडियन रेलवे का जो भी मूल संरचना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए पैसा कौन देगा, आईआरएफसी दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े बड़े एनबीएफसी हैं। तो अलग अलग एनबीएफसी के लेवल पे अलग अलग जो है यहाँ पे रेगुलेटरी विनियमित किया जाएगा इनको। ये कहने वाली बात है, सिंपल सी चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, जैसे कि इसमें 4 लेवल उन्होंने बना दिए हैं, बेस लेवल, मिडिल लेयर, ठीक, अपर लेयर और टॉप लेयर। जैसे और इसमें बेस लेयर में उन्होंने बोला है कि एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं उनको आपको 180 की जगह 90 दिन में बताना है कि आपने मान लीजिए कोई लोन दिया, उसके जो है प्रीमियम या फिर वापसी नहीं हो रही है, जो भी ईएमआई बन रही है वो वापस नहीं की जा रही 90 दिन में, तभी बताओ। 180 दिन 6 महीने नहीं होने देने हैं, 3 महीने के अंदर ही बना दो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आरबीआई के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डीएनबीएस, जिसका जो है नियामक प्रावधानों के लिए आरबीआई के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को सौंपी गई है। ये आपका प्रोविज़न किस में दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में। 4 टीयर बनाए गए हैं, सिंपल सी चीज़ है। वहीं 90 दिन में अब बताना होगा। बेस लेयर जो है उसकी सबसे ज़्यादा सुपरविज़न है, उसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा है। सिस्टमिक रिस्क जैसे जैसे ऊपर वाले जो बैंक हैं, ठीक, उनका ज़्यादा होता है। जैसे एक चीज़ आपने सुना होगा, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ठीक, जो आपका ये सिस्टम के जो प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक्स हैं, जैसे कि इंडिया में कौन है, 3 हैं इस समय, एसबीआई, ठीक, आपका एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इनको जरूर सेव करना है, अगर ये हिल जाएंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था है भारत की हिल जाएगी। ठीक, तो ये प्रणालीगत यानी कि सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो एनबीएफसी जो अपर लेवल पे है, ज़्यादा इनके पास पैसे का लेन देन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इन पे ज़्यादा इनका जो है रिस्क हो सकता है इनके ख़राब होने से। तो इनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी ज़्यादा होगी, बैंक की तरह होगी। ठीक, ये वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं लेकिन बैंक की तरह होगा। टॉप लेवल का जो है देखा जाएगा, समय जो भी होंगे टॉप लेवल में डाले जाएंगे उनके हिसाब से। इनका यही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, आपका जो वित्तीय जो स्थिरता होनी चाहिए, ये सारी बात है। ठीक, और एनबीएफसी क्या है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और इज़ नॉट सुपरवाइज नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी के अंतर्गत नहीं करते हैं। जैसे कि आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये लोन लेते हैं, एडवांस लेते हैं, उस पर कुछ पैसे देते हैं। मॉर्गेज आपका रखेंगे, कोलेटरल रखेंगे, कुछ एवज में आपको पैसा देते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक में सेविंग अकाउंट में जाके पैसा जमा करते हो, 100 रुपये आपने जमा किए, फिर आपने कहा, आपने चेक डाल दिया कि 50 रुपये का। ठीक, तो आपने क्या किया कि डिमांड करी, जो आपने डिपॉजिट किया था उसमें डिमांड करके कुछ पैसा वापस ले लिया। ठीक, तो ऐसा डिमांड डिपॉजिट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिपॉजिट। ठीक, आपने एटीएम निकाल लिया तब भी आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो ना। साथ ही साथ देखो, ये बैंक में अब कर दिया गया संशोधन। अब आपके चाहे उसमें 50 लाख करोड़ रुपया हो, लेकिन अगर वो बैंक में पैसा पड़ा हुआ तो आपको, अगर वो बैंक आपका जो है ख़त्म हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है, तो आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक ही सेफ है, बात ध्यान रखना। और ये लॉ कौन सा है, इसके अंतर्गत होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इस लॉ को वो करता है। ठीक, तो ये एनबीएफसी के लिए तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक, ये तो होता है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए। और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के भी पार्ट नहीं है एनबीएफसी। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में अगर पूछा जाए तो स्टॉक या फिर स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर्स वेयर्स होते हैं ना, रिलायंस के शेयर ले लो, इसके लिए शेयर ले लो, स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता जिसको सेबी देखता है।
वो नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि आपका चेक हो गया है, चेक्स हो गए, आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब जो है पेमेंट आप करते हो और सेटलमेंट होता है, ये सब सिस्टम के अंतर्गत भी एनबीएफसी नहीं आते हैं। आगे हम लोग अपने फेवरेट पोर्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस पीसीएस। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड दो कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से आप लोग को ये बताना है कि ट्रू कौन सा है, तो उसके आगे टिक लगाओ, या फिर गलत है तो लग रहा है तो क्रॉस लगाओ। तो आपको इस तरीके से करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो श्रेणियों जो है बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार के तहत दिया जाता है, एकदम सही है। 1996 में असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से स्थापित किया गया था। इसे 2018 से बाल शक्ति पुरस्कार के नाम से कर दिया गया है। हाल ही में कुछ उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 10 बच्चों को दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इसमें जो है सब पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें 10 नहीं 32 बच्चों के लिए दिया गया है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और ये 26 जनवरी से एक हफ्ते पहले प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए और ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट सिटेशन दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या है कि ट्रांसपोर्टर वन मिशन एक है, ये इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। बहुत ही इसमें देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया, स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क की। ठीक, इलॉन मस्क जो है इस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो चुके हैं। इनका सपना है, इनकी कई सारी कंपनी है, उसमें एक कंपनी है कि इनको ये है कि मार्स पे इंसान को भेजना है। उसके लिए इन्होंने एक स्पेस एक्स बनाया है, और ये जैसे इसरो काम करती है, जैसे नासा काम करती है, वैसे ही एक प्राइवेट संस्था है, समझना, प्राइवेट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में भेज रही है, सैटेलाइट भेज रही है। इनका आगे मिशन है कि मार्स पे लोगों को भेजेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें और बहुत सस्ते में। ठीक, एक तरीके से स्पेस टूरिज्म भी कराना चाहते हैं ये। इन्होंने अभी क्या कर दिया यार, बहुत मुझे गुस्सा आई पढ़ के कि 143 सैटेलाइट जो है इन्होंने वो कर दिए, लॉन्च करके ऑर्बिट में लगा दिए। ठीक, तो लेकिन ये इंडिया का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इंडिया ने फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था, उसको काफ़ी मार्जिन से 39 साइड ज़्यादा सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया, उनको फिक्स कर दिया ऑर्बिट में। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया स्पेस एक्स ने। और ये किस पे, फैल्कन 9 नाम से जो लॉन्च व्हीकल है उस पर इन्होंने भेजा था। और इनका एक स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का नाम है स्मॉल सैटेलाइट राइड शेयर प्रोग्राम। ये इसी तरीके से है कि मतलब इनकी जो लॉन्च व्हीकल है, जैसे फैल्कन 9 था, तो जैसे कि ऊबर और ओला होती है कि उनकी कार पे कितने लोग, 5 लोग बैठ सकते हैं, तो वैसे ही ये भी प्रोग्राम है राइड शेयर प्रोग्राम, कि ये सैटेलाइट अपना फेंकने वाले हैं। ठीक, आप अपने स्मॉल सैटेलाइट लाना, स्मॉल सैटेलाइट लाओ, इस पे लगाएंगे और इसको जो है हम अर्थ के जो है ऑर्बिट में जाके प्लेस कर देंगे। ठीक, तो एक तरीके से मतलब ये ओला ऊबर है आपका स्पेस एक्स का प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना, स्मॉल सैट है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये नासा से लिख दे तो मत घबरा जाना। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा ये रोज़ का सुबह 6 बजे का अगर करंट अफेयर, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को पर्सनली गाइडेंस हमसे लेना है, पूरा टेस्ट सीरीज एक ही जगह रह के पूरी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर लो, स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस कर लो, सारा डेडिकेटेड, जो भी डाउट है एक ही डिस्कशन ग्रुप में आपस में करके बात, हम लोग से बात पूछ के आप लोग अगर ये चीज़ें गाइडेंस चाहते हो, मिस्टेक जो है पहले करना चाहते हो, इनको रिफॉर्म करके ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमको 8564880530 96960608 पे कॉल करके। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।